राजा अपने दरबार में बैठा हुआ मंत्रियों के साथ कुछ सलाह कर रहा था और राजकुमार सूरज भी वहीं पर मौजूद था कि तभी एक बुढ़िया रोती बिलखती हुई दरबार में हाजिर हुई और वह इंसाफ की फरियाद करने लगी। महाराज, महाराज, मुझ पर बड़ा ही अत्याचार हुआ है। मेरा न्याय कीजिए महाराज, मेरा न्याय कीजिए। तुम पर किसने अत्याचार किया है बूढ़ी अम्मा? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। हुजूर, राजकुमार सूरज ने मेरी बकरी ठग ली है। वह बकरी मेरे घर में पैदा हुई थी। मुझे उससे बहुत ही प्यार था और दूसरा यह है कि उसका दूध बेचकर मैं अपना पेट पालती थी। राजकुमार ने धोखे से वह बकरी मुझसे ले ली। मेरा न्याय किया जाए और मुझे बकरी वापस दिलवाई जाए। बुढ़िया का इतना कहना ही था कि राजा ने गुस्से भरी नजरों से राजकुमार की तरफ देखा, जो चुपचाप सिर झुकाए हुए था। मुझे पूरे विस्तार से अपनी बात बताओ अम्मा कि राजकुमार ने किस तरह तुमसे वो बकरी हासिल की। भला राजकुमार को एक बकरी धोखे से हासिल करने की क्या आवश्यकता है? उसके एक इशारे पर सैकड़ों बकरियां पेश की जा सकती हैं। महाराज, मैं यहाँ से दूर एक जंगल के किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। कुछ दिनों पहले राजकुमार अपने साथियों के साथ वहाँ से गुजरे थे और मेरी झोपड़ी के बाहर जो बकरी बंधी हुई थी, राजकुमार जब वहाँ पर रुके तो उसने मुझसे कहा कि मैं यह बकरी उन्हें दे दूं और जितनी रकम चाहूं मैं उनसे ले लूं। जब मैंने मना कह दिया तो राजकुमार को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने साथियों से कहा कि वह मेरी बकरी खोल ले। उसके साथियों ने मेरी बकरी खोल ली और राजकुमार ने सिक्कों की एक थैली मेरे सामने फेंकी और कहा, ले बुढ़िया, मैं 10 बकरियों की कीमत तुम्हें दे रहा हूँ। मैं मना करती रही और रोती पीटती रही, मगर राजकुमार और उसके साथियों ने मेरी एक न सुनी। वह मेरी बकरी लेकर जंगल में घोड़े दौड़ाते हुए कहीं गायब हो गए। महाराज। अम्मा, तुम्हें तो खुशी होना चाहिए कि राजकुमार सूरज ने तुम्हें एक बकरी के बदले में 10 बकरियों की कीमत अदा की है। ये तो कोई ठगी नहीं हुई। महाराज, मेरी बात तो सुनिए। राजकुमार और उसके साथियों के जाने के बाद जब मैंने वह थैली खोली तो उसमें स्वर्ण मुद्राओं की बजाय टीन के गोल कटे हुए टुकड़े भरे थे। क्या? बुढ़िया ने एक थैली राजा की ओर बढ़ाई। राजा ने एक सिपाही को थैली लेकर आने का इशारा किया। सिपाही ने वह थैली बुढ़िया के हाथ से लेकर राजा के सामने रख दी। जब राजा ने उस थैली को खोलकर देखा तो पूरी थैली टीन के गोल टुकड़ों से भरी हुई थी। राजा ने गुस्से में आकर राजकुमार की तरफ देखा और कहा, सूरज, मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ और ये बताओ कि ये बूढ़ी अम्मा जो कह रही है, क्या वो सच है? महाराज, इस बुढ़िया का आधा बयान तो सच है कि मैं अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया था कि रास्ते में मुझे इस बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर एक बकरी बंधी हुई नजर आई। बकरी बहुत ही तंदुरुस्त थी, तो मैंने सोचा कि शेर के शिकार के लिए चारे के तौर पर यह बकरी बिल्कुल ठीक रहेगी। ये सोचकर मैंने बुढ़िया से बकरी का सौदा किया। तो बुढ़िया पहले तो बकरी देने पर राजी नहीं हुई, लेकिन जब मैंने सिक्कों से भरी हुई थैली का लालच दिया तो बूढ़ी अम्मा राजी हो गईं और फिर मैंने अशर्फियों से भरी हुई थैली देकर वो बकरी हासिल कर ली। नहीं नहीं महाराज, राजकुमार बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बल्कि मैंने जो बताया वही सच है। तो क्या जब तुमने ये थैली बूढ़ी अम्मा को दी थी तो क्या इसमें सचमुच अशर्फियां भरी हुई थीं? जी महाराज,
ये थैली अशरफियों से भरी हुई थी और अब ये बूढ़ी अम्मा धोखा देने के लिए इसमें टीन के टुकड़े भर के लाई है। ये सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया कि किसकी बात को माने और किसकी बात को ना माने, क्योंकि राजकुमार भी झूठ बोल सकता था और बुढ़िया भी। आखिर सोच समझकर उसने बूढ़ी अम्मा की तरफ देखा और कहा, अम्मा, मुझे नहीं मालूम कि तुम सच कह रही हो या राजकुमार सूरज, लेकिन फिलहाल तुम फरियाद लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हें अशरफियों से भरी 2 थैलियां दे देता हूँ ताकि तुम संतुष्ट होकर यहाँ से चली जाओ। बाद में मैं इस बात की जांच पड़ताल करूंगा कि राजकुमार झूठ बोल रहा है या सच। उसके बाद ही मैं उसे सजा दूंगा। महाराज, यह आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरी बात सुनी और मुझे अशरफियों की थैली देना चाहा, मगर महाराज मैं तो अपनी बकरी वापस लेना चाहती हूँ। मुझे अशरफियों की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो उस बकरी से अपने बच्चों की तरह प्यार था और कोई माँ अपने बच्चे को बेच नहीं सकती, चाहे उसके बदले में मुझे कितनी भी दौलत क्यों ना दी जाए। महाराज, राजा ने राजकुमार सूरज की तरफ देखकर कहा, बकरी कहाँ पर है? महाराज, वो बकरी तो शेर के शिकार में काम आ गई, उसे शेर खा गया। अम्मा, सुना तुमने? तुम्हारी बकरी तो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तुम ये रकम रख लो और इसके बदले में तुम ढेर सारी बकरियां खरीद लो। नहीं नहीं महाराज, नहीं। अगर आप न्याय कर सकते हैं तो मेरी बकरी मुझे वापस ला कर दीजिए, नहीं तो ऊपर वाला सब देख रहा है, वही सबका न्याय करेगा। देखना, वही सबका न्याय करेगा। राजा को बुढ़िया की यह बात सुनकर एक धक्का सा लगा। अभी राजा यह सब सोच ही रहा था कि तभी इसका एक मंत्री बुढ़िया से कहने लगा, बूढ़ी अम्मा, तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी बकरी तो अब मर चुकी है, अब वो जिंदा तो नहीं हो सकती। उसके बदले में तुम जो चाहो वो मांग लो, वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम एक ऐसे राजा के दरबार में खड़ी हो जिसके न्याय की धूम दूर दूर तक है, इसीलिए यही मौका है। तुम मांग लो, 2 थैलियों की बजाय 3 थैलियां ले लो। राजा से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल सकता है। महाराज, पहले आप तय कर लीजिए कि मेरी बात सही है या राजकुमार सूरज की बात सही है, ताकि असली बात का पता चल सके। उसके बाद ही कोई दूसरी बात की जाएगी। बूढ़ी अम्मा, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? महाराज बाद में जांच पड़ताल कराते रहेंगे। नहीं महाराज, यह तो इंसाफ के खिलाफ हो सकता है। अगर मैं अपराधी हूँ और आपने मुझे इनाम दिया है तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा महाराज। इस तरह से वह बुढ़िया अपनी जिद पर अड़ी रही। राजा कुछ देर तक सोचता रहा। कहो राजकुमार, अब तुम क्या कहते हो? राजकुमार भला क्या जवाब दे सकता था। वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। ठीक है बूढ़ी अम्मा, तुम्हारी बात बिल्कुल सच निकली। मैं राजकुमार को इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। पहले तुम अपना इनाम मांग लो। हुजूर, राजकुमार मेरा अपराधी है, इसीलिए इसे क्या सजा देनी है, इसका अधिकार केवल मुझे ही मिलना चाहिए। ठीक है, तुम जो सजा कहो राजकुमार को वही सजा दी जाएगी। तो महाराज, राजकुमार को अगले 1 साल के लिए एक नौकर के तौर पर मुझे दे दिया जाए। यह 1 साल तक मेरा नौकर बनकर रहेगा। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहती। बुढ़िया की यह बात सुनकर राज दरबार में सनसनी फैल गई। राजकुमार भी चौंक गया और राजा भी, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि बूढ़ी अम्मा इस तरह की बात करेगी।
राजा ये सुनकर परेशान हो गया। उसने संजीदा लहजे में कहा, ठीक है, मैं अगले 1 साल तक राजकुमार को तुम्हें एक नौकर के तौर पर देता हूँ। सुनो, अब तुम इस बूढ़ी अम्मा के गुलाम हो। अगर तुमने इसका कहा ना माना या फिर वहां से फरार होने की कोशिश की तो तुम्हें राज्य के कानून के मुताबिक मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब तुम जाओ और अपनी धोखेबाजी की सजा भुगतो। बुढ़िया ने राजकुमार की तरफ देखते हुए कहा, अब आओ मेरे साथ। और फिर राजा को धन्यवाद करके वह पहाड़ की तरफ जाने लगी। राजकुमार सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। आखिर बुढ़िया ने मुझे बहुत ही सख्त सजा दिलवा दी। ना जाने इस 1 साल में ये बुढ़िया मेरे साथ क्या क्या करेगी। यही सोचता हुआ और दिल में पछताता हुआ चलते चलते बुढ़िया राजकुमार को अपनी झोपड़ी पर ले आई। राजकुमार कुछ आराम करता बुढ़िया ने उसे डांटते हुए कहा, जाओ वो घड़ा उठाओ और झरने से पीने के लिए ठंडा पानी भरकर लाओ। कुछ देर आराम करूंगी, तब तक तुम यह काम करो। राजकुमार ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन बुढ़िया ने उससे कहा, खबरदार, खबरदार जो मेरे सामने अपनी जुबान चलाई। मेरे आदेश का पालन तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और उसका नतीजा तो तुम जानते ही हो। अब तुम्हारी जान बचने की बस एक ही सूरत है कि चुपचाप मेरे आदेशों का पालन करते रहो। राजकुमार ने एक ठंडी सांस ली और वहां से एक घड़ा उठाया और दूर एक पहाड़ी पर मौजूद झरने के पास पानी को लेने के लिए चला गया। ज्यादा से ज्यादा बुढ़िया दरबार में उसकी शिकायत करेगी और राजा उसे इनाम देकर वापस भेज देंगे। मगर ये बुढ़िया तो आफत की पुड़िया निकली। इसने तो मुझे ऐसे चक्कर में फंसाया कि अब मैं नौकर बनकर रह गया हूँ। ना तो मैं यहाँ से जान बचाकर भाग सकता हूँ और ना ही बुढ़िया की बात मानने से इनकार कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही हालातों में मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। यही सोचता हुआ वह पहाड़ी के उस झरने तक पहुंच गया और फिर घड़ा उठाकर उसमें पानी भरने लगा कि अचानक वो चौंक पड़ा, क्योंकि उसे पानी में एक बहुत ही सुंदर लड़की की तस्वीर दिखाई देने लगी। अगले ही पल अचानक वो तस्वीर पानी में कहीं गायब हो गई और अब वहां पर कुछ भी नहीं था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की कौन थी जिसकी तस्वीर मैंने झरने के पानी में देखी? वो लड़की कहाँ है और वो रो क्यों रही थी? बहुत देर तक वो झरने के किनारे पर इस इंतजार में बैठा रहा कि शायद उस लड़की की तस्वीर दोबारा नजर आ जाए, मगर वह तस्वीर दोबारा नजर नहीं आई। आखिर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद वह मायूस होकर उठा और पानी का घड़ा लेकर वापस झोपड़ी की तरफ चल दिया। जब वो झोपड़ी से नजदीक पहुंचा तो बुढ़िया उसे देखते ही बोलने लगी, इतनी देर लगा दी, अगर इस तरह से काम करोगे तो कैसे चलेगा? यहाँ पर तुम कोई राजकुमार नहीं हो, बल्कि मेरे नौकर हो, नौकर। इसलिए नौकरों की तरह काम करना सीख लो। अम्मा, मैं तो यहाँ पर जल्दी आ जाता, लेकिन वहाँ झरने के पानी में मैंने एक अजीब सी बात देखी। वहाँ पर मुझे एक लड़की की तस्वीर नजर आई जो एक बहुत ही सुंदर सिंहासन पर बैठी हुई थी और वो रो रही थी। उसकी बात सुनते ही बुढ़िया का चेहरा एकदम बदल गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। बूढ़ी अम्मा, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो और तुम मेरे पैरों को हाथ क्यों लगा रही हो? मैं तो तुम्हारे बेटे की उम्र का हूँ और दूसरा मैं तुम्हारा नौकर हूँ। नहीं राजकुमार, नहीं, मुझे माफ कर दो।
मेरी भला क्या हिम्मत कि मैं तुम्हें अपना नौकर बना सकूं। यह तो महाराज का न्याय था, जिसकी वजह से मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। आखिर कुछ पता तो चले कि क्या बात है। मुझे सारी बात विस्तार से बताओ और विश्वास करो, अगर मुझसे कुछ हो सका तो मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा। राजकुमार, दरअसल वो लड़की जिसकी तुमने पानी में तस्वीर देखी, वो मेरी इकलौती बेटी रूपाली है। आज से 2-3 महीने पहले की बात है, जब मैं और मेरी बेटी हमारी झोपड़ी के बाहर बैठे हुए थे कि तभी कुछ नकाबपोश घोड़े सवार होकर आए और जबरदस्ती मेरी बेटी को उठाकर ले गए। मैं जिस दिन तुम मेरी बकरी मुझसे छीन कर ले गए थे, उसी दिन मैं बहुत ही रोई। उसी शाम को एक महात्मा जी इस जंगल से गुजर रहे थे। भिक्षा मांगने के लिए वह मेरे दरवाजे पर रुके। मेरा उदास चेहरा देखकर उन्होंने कारण पूछा तो मैंने उन्हें अपनी बेटी के अपहरण की सारी बात बता दी। तब उन महात्मा जी ने मुझे बताया कि मेरी बेटी को उठाकर ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि पहाड़पुर राज्य के राजा दुर्जन सिंह के लोग थे, क्योंकि राजा दुर्जन सिंह मेरी सुंदर बेटी से शादी करना चाहता है और वह राज्य यहाँ से 300 मील दूर है। जब मैंने उन महात्मा जी से अपनी बेटी की वापसी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर मेरी बेटी को कोई वापस ला सकता है तो वह कोई ऐसा राजकुमार जो मेरा नौकर बन जाए। जब मैंने उनसे पूछा कि यह बात कैसे संभव हो सकती है कि भला कोई राजकुमार मेरा नौकर बन जाए और वह मेरी बेटी की जान बचाने के लिए तैयार हो जाए, जबकि उसने तो कभी मेरी बेटी को देखा भी नहीं होगा, तो महात्मा जी ने कहा, उस राजकुमार ने तुम्हारी बेटी को नहीं देखा तो मैं उसे दिखा दूंगा। इतना कहकर महात्मा जी चले गए। उन महात्मा जी की दिव्य शक्ति की वजह से तुम्हें झरने के पानी में मेरी बेटी की तस्वीर नजर आई। तुम्हारी बात सुनकर मैं इसलिए रोने लगी क्योंकि तुमने मुझे बताया कि मेरी बेटी रो रही थी और उसके दुख के बारे में सोचकर मुझे भी रोना आ गया। बूढ़ी अम्मा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को रिहा करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वैसे सच बात तो ये है कि अगर मैंने तुम्हारी बेटी को ना देखा होता तो मैं कभी भी इस बात के लिए हामी ना भरता, लेकिन अब मैं फैसला कर चुका हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस मेरी बेटी मुझे वापस दिला दो। मेरी शर्त सिर्फ इतनी सी है कि अगर रिहाई के बाद तुम्हारी बेटी भी राजी हो तो तुम मुझे हमेशा के लिए अपना नौकर बना लेना। यह तो मेरी खुशकिस्मती है राजकुमार, मैं भला इस बात से कैसे इनकार कर सकती हूँ। तो ठीक है, मैं आज तुमसे यह वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी किसी के साथ ठगी नहीं करूँगा। इसके अलावा मुझे मेरी ठगी की सजा भी मिल चुकी है। राजकुमार, अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारे जैसा इंसान इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तुम बहादुर हो, नौजवान हो और इसके अलावा एक अच्छे दिल के मालिक हो। भला एक राजकुमार में और कौन सी खूबियां हो सकती है। अब तुम आजाद हो राजकुमार। मैं आजाद कहाँ हूँ अम्मा, अब तो मैं जिंदगी भर के लिए आपका नौकर हो गया हूँ। अम्मा, अब तुमने मुझे अपना बेटा बना लिया है, इस रिश्ते की लाज रखो और मेरे साथ राजमहल चलो। एक तो वहां पर जाकर तुम पिताजी को खुद बताना कि तुमने अपनी मर्जी से ये कड़ा उतार कर फेंका है, और फिर मैं उनकी अनुमति लेकर तुम्हारी बेटी को वापस लाने की मुहिम पर जाऊंगा।
फिर वह बूढ़ी अम्मा को लेकर महल में पहुंचा। अम्मा ने राजा को पूरी बात बताई तो उसने खुशी खुशी राजकुमार को इस मुहिम पर जाने की अनुमति दे दी और बूढ़ी अम्मा को अपना मेहमान बना लिया। राजा ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर पहाड़पुर राज्य नजदीक होता तो मैं अपनी सेना के साथ उस पर चढ़ाई कर देता, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए कई पहाड़ों को पार करना पड़ता है, इसीलिए वहां तक मेरी सेना नहीं जा सकती। मजबूरन तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा। अपनी सहायता के लिए तुम जितने आदमी ले जाना चाहो ले जा सकते हो। नहीं पिताजी, मुझे आदमियों की जरूरत नहीं है। मैं अपने साथ सिर्फ अपने दोस्त मंत्री के बेटे चंदन को लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो अक्लमंद होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी है और मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि वो जरूर मेरे साथ चलने को तैयार हो जाएगा। वो राजा से अनुमति और बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद लेकर राजकुमार चंदन से मिलने के लिए चल दिया। चंदन ने जब सारी बात सुनी तो वह फौरन राजकुमार के साथ चलने को तैयार हो गया और फिर दूसरे ही दिन उन्होंने अपने सफर पर जाने का फैसला कर लिया। राजकुमार और उसका दोस्त चंदन पहाड़ों को पार करते हुए 1 महीने के लंबे सफर के बाद पहाड़पुर जा पहुंचे। वे दोनों व्यापारियों के बीच में थे। उन्होंने देखा 2 सिपाहियों को एक बूढ़े आदमी को देख लिया जो सिपाहियों से दया की भीख मांग रहा था। राजकुमार ने अपने दोस्त से कहा, चंदन, हमें इस बूढ़े आदमी को बचाना चाहिए। नहीं राजकुमार, हम इस राज्य में नए हैं और हमें यहाँ के कानूनों के बारे में नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद ही किसी मुसीबत में फंस जाएं। नहीं चंदन, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इस बूढ़े आदमी पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। राजकुमार ने सिपाहियों के नजदीक जाकर उनसे कहने लगे, रुक जाओ, मत मारो इस बूढ़े को, वरना वो मर जाएगा। सिपाहियों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोले, कौन हो तुम? हमें रोकने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम नहीं जानते कि हम राजा दुर्जन सिंह के सिपाही हैं? चाहे तुम कोई भी हो, लेकिन मैं ये अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। अगर तुमने उस बूढ़े आदमी पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। यह सुनकर सिपाही गुस्से से थर-थर कांपने लगे और उन्होंने बूढ़े को छोड़ा और राजकुमार की तरफ लपके। राजकुमार ने तलवार निकाली और एक सिपाही की गर्दन उड़ा दी, जमीन पर जा गिरी। सिपाहियों के मरते ही बाजार में मौजूद बाकी सिपाहियों ने राजकुमार सूरज और उसके दोस्त चंदन को घेर लिया। फिर उन दोनों को राजा दुर्जन सिंह के सामने पेश किया गया। जब सिपाहियों ने राजा दुर्जन सिंह को उन दोनों के बारे में बताया तो वह गुस्से से कांपते हुए कहने लगा, कौन हो तुम दोनों और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिपाहियों का कत्ल करने की? हम दूर देश से आए हैं और व्यापारी हैं, पहली बार यहाँ पर आए हैं। जब हमने सिपाहियों को उस बूढ़े आदमी पर अत्याचार होते हुए देखा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सके। हमने सिपाहियों को रोका, लेकिन उन्होंने हम पर हमला कर दिया। जो कुछ भी हुआ वो हमें अपने बचाव के लिए करना पड़ा। बकवास बंद करो। क्या तुम जानते नहीं कि हमारे यहाँ के कानून कितने सख्त हैं? तुमने हमारे सिपाहियों की हत्या करके इतना भयानक अपराध किया है कि तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। हमने कब कहा कि हमें माफ कर दिया जाए? हमने तो कोई अपराध ही नहीं किया। हमने तो सिर्फ एक निर्बल आदमी की सहायता की। राजा का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इन दोनों को पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। कल सुबह शहर के बीचों बीच इन दोनों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। जब रात आधी से ज्यादा बीत गई तो राजकुमार ने अपने दोस्त चंदन से कहा, चंदन, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गए हो। नहीं राजकुमार, आखिर एक दोस्त ही तो अपने दोस्त के काम आता है।
अभी वह दोनों यह बातें कर ही रहे थे कि अचानक कैद खाने की एक दीवार में हल्का सा खटका हुआ, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से हल्की सी दीवार को बजाया हो। सूरज चौंक कर दीवार की तरफ देखने लगा। राजकुमार ने उंगली से दीवार को खटखटाया, तभी दूसरी तरफ से भी खटका हुआ। ये दीवार अंदर से जरूर खोखली है और दूसरी तरफ मौजूद आदमी हमें दीवार तोड़कर आजाद करवा लेगा। मगर ये कौन हो सकता है जो यहाँ पर हमारी सहायता करेगा? हो सकता है राजकुमार कि दूसरी तरफ भी एक काल कोठरी हो और वहां पर भी हमारी तरह कोई कैदी हो। अगले ही पल उस दीवार में से एक दरवाजा खुलते हुए देखा और फिर उस दीवार वही बूढ़ा आदमी था जिसने बचाने के चक्कर में वे दोनों इस तहखाने तक पहुंच गए थे। बूढ़े ने फिर अपने हाथ से उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। फिर वह तीनों उस दरवाजे के पार चले गए। दरवाजे की दूसरी तरफ एक सुरंग में चलने लगे। वह तीनों सुरंग की रास्ते से होते हुए जंगल में पहुंचे और फिर वहां से वह बूढ़ा आदमी उन्हें छिपते छिपाते अपने घर ले आया। घर पहुंचने पर राजकुमार ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़े बाबा, आपने हमें मौत के मुंह से बचा लिया। नहीं नौजवान, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा था। तुम दोनों ने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी जान बचाई थी। अगर तुम मेरी वजह से फांसी चढ़ जाते तो मैं सारी उम्र इस बोझ को लेकर घूमता रहता। लेकिन आपको इन खुफिया रास्तों के बारे में कैसे पता चला? दरअसल बात यह है कि मैं एक माहिर राजमिस्त्री हूं। मौजूदा राजा दुर्जन सिंह के पिता ने यह तहखाना बनवाया था और यह तहखाना मेरी निगरानी में ही तैयार किया गया था। राजा के पिता ने ही ये खुफिया रास्ते बनवाए थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई और राजा दुर्जन सिंह ने उनकी जगह संभाल ली। अब राजा दुर्जन सिंह को भी इन रास्तों का पता नहीं है और मेरे अलावा जितने भी राजमिस्त्री थे वे सब मर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हैं? हाँ, जब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलते किसी को तुम्हारी मौजूदगी का पता नहीं चलेगा। मगर मैं ज्यादा दिन तक तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं तुम्हें खिला पिला नहीं सकता। इसीलिए तुम मुझे अपने बारे में पूरे विस्तार से बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। इसके बाद राजकुमार ने उसे पूरी बात विस्तार से बता दी। तभी बूढ़े ने कहा, राजकुमार, अच्छा तो यही होगा कि आप अपना ये इरादा छोड़ दें, क्योंकि राजा दुर्जन सिंह एक बहुत ही जालिम आदमी है। उसके महल के आसपास सख्त पहरा रहता है। उस लड़की को महल से बाहर लाने की बात तो एक तरफ है, आप किसी भी कीमत पर महल में दाखिल भी नहीं हो सकते। चाहे जो भी हो जाए, मैं उस लड़की को वहां से आजाद करवा के ही लाऊंगा। अगर तुम उपाय नहीं बता सकते हो तो हमें यहां से जाने दो। अरे बैठिए बैठिए, आप तो नाराज हो गए। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आप एक बहुत ही बहादुर और इरादों के पक्के हैं। क्या आपके पास कोई योजना है? हाँ, मैं एक बार महल में दाखिल हो जाऊं, फिर मैं हर कीमत पर उस लड़की को महल से बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, तो सुनिए, इस बारे में मेरे पास एक योजना है। मेरा एक रिश्तेदार शाही महल में माली का काम करता है। अगर आप अपना भेष बदल लें तो मैं आपको उसकी जगह पर महल के अंदर भिजवा दूंगा। मैं भी साथ में जाऊंगा। हाँ, आप भी जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी उस माली का भाई भी महल में जाता रहता है। अब आप लोग यहाँ पर आराम कीजिए, मैं उस माली और उसके भाई को यहाँ पर बुलाकर लाता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब बूढ़ा वापस आया तो वह माली और उसका भाई उसके साथ ही थे। बूढ़े आदमी ने खुशखबरी सुनाई कि यह दोनों मान गए हैं।
बूढ़ा बाबा बाजार से भेष बदलने का सामान भी लेकर आया था और फिर उन दोनों ने अपना भेष बदल लिया। माली से महल के बारे में सारी जानकारी हासिल करके वे दोनों महल में जाने को तैयार हो गई। राजकुमार और उसका दोस्त चंदन अब माली और उसके भाई का भेष बना चुके थे। बड़े ही आराम से वे दोनों बगीचे में अपना अपना काम करने लगे। सारा दिन वह अपने काम में लगे रहे। शाम को जब उनकी छुट्टी का समय हुआ तो वह छिपते छिपाते महल के उस हिस्से की तरफ बढ़ने लगे जिसे रानीवास कहा जाता था। तभी उनकी तरफ एक खिड़की खुली जिसमें से रूपाली की शक्ल नजर आई। राजकुमार ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, रूपाली, मैं उल्लासनगर का राजकुमार सूरज हूँ। मैं तुम्हें आजाद करवाने के लिए आया हूँ और महल में आने के लिए मैंने ये माली का रूप बनाया है। झाड़ियों के पीछे मेरा साथी चंदन भी है। तुम उल्लासनगर की राजकुमार हो, यानी मेरी राज्य की राजकुमार। तुम यहाँ पर कैसे आई? तभी चंदन ने आवाज लगाई, राजकुमार, पहरेदार आ रहे हैं। और फिर वे दोनों झाड़ियों में छिप गए। जब सिपाही वहां से चले गए तो चंदन ने कहा, राजकुमार, रूपाली से कहिए कि वो इसी खिड़की के रास्ते नीचे उतर आए, क्योंकि इसके अलावा उसे आजाद करवाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। राजकुमार छिपता छिपाता एक बार फिर से खिड़की के नीचे पहुंच गया। रूपाली, तुम खिड़की से छलांग लगा दो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जल्दी करो, जो मैं कहता हूँ बस वैसा करती जाओ। रूपाली ने इधर उधर देखा और खिड़की में से छलांग लगा दी। राजकुमार ने उसे अपनी बाजुओं में संभाल लिया और फिर वह दोनों चंदन के पास पहुँचे। चंदन बोला, राजकुमार, शाही महल की दीवार की दूसरी तरफ फांद कर महल से बाहर निकल सकते हैं। एक एक करके महल की दीवार को फांद कर दूसरी तरफ उतर गए। जल्दी ही उस बूढ़े बाबा के घर जा पहुँचे। वहाँ पर राजकुमार बोला, रूपाली, ये सब करके मैंने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, बल्कि मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर था। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम हाँ करो या ना। राजकुमार, मैं सारा जीवन तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। लेकिन अब उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि जैसे ही राजा दुर्जन सिंह को रूपाली के गायब होने की खबर मिलेगी, उसके सिपाही हमें ढूंढते फिरेंगे। लेकिन अभी वे सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से लोगों का शोर आता हुआ सुनाई दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शोर बढ़ता ही जा रहा था। लगता है राजा के आदेश पर सिपाहियों के साथ साथ जनता भी हमें ढूंढने निकल पड़ी है। अब तो यहाँ से बचकर जाना असंभव है। आप दोनों यहीं पर रुकिए, मैं देखकर आता हूँ आखिर क्या मामला है। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, तुम यहीं पर हमारे पास रुको। तभी दरवाजा खुला और बूढ़ा आदमी अंदर आया। राजकुमार, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जालिम राजा दुर्जन सिंह को मार दिया गया है और उसकी जगह पर महामंत्री ने राजगद्दी संभाल ली है। और वो एक बहुत ही नेक दिल और न्याय प्रिय आदमी है। सभी लोग उसी की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन ये अचानक कैसे हो गया? दरअसल बात यह है कि तुम्हारे फरार होने के बाद दुर्जन सिंह ने कारागार के सभी पहरेदारों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। लेकिन इससे पहले ही रूपाली महल से गायब हो गई और इसकी खबर सुनते ही दुर्जन सिंह गुस्से में पागल हो गया और उसने महल के सभी सिपाहियों को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। नतीजा ये हुआ कि सभी सैनिकों ने मिलकर उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और बगावत करके उन्होंने राजा दुर्जन सिंह को मार डाला और महामंत्री को अपना अगला राजा बना दिया। इस बात की खबर जब प्रजा को मिली तो सभी लोग खुशी से नाचने लगे। चलो, ये तो अच्छा हुआ, लोगों को कम से कम ऐसे जालिम राजा से छुटकारा तो मिला। क्योंकि इस समय शहर में अफरा तफरी मची हुई है
तो मैं आपके लिए 2 घोड़े और खाने पीने के सामान का इंतजाम करके आया हूँ। आप लोग बड़ी आसानी से इस समय निकल सकते हैं, बाद में न जाने क्या हो जाए। बूढ़ा उन्हें लेकर घर से बाहर आया। राजकुमार सूरज, चंदन और रूपाली ने बूढ़े को धन्यवाद किया। वे तीनों घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल पड़े। थोड़ी ही देर में वह पहाड़पुर की सीमा से बाहर आ चुके थे। 1 महीने का सफर तय करने के बाद वे तीनों अपने राज्य उल्लासनगर वापस पहुंच चुके थे। जब वे तीनों महल में पहुंचे तो राजा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और फिर 1 हफ्ते के बाद दोनों राजकुमार सूरज और रूपाली की धूमधाम से शादी करा दी गई।